सॉरी फॉर डिले ऑफ द क्लास, 2-4 मिनट की क्लास डिले हो गई। हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास आपकी है 1885 से 1905 तक का जो टाइम पीरियड है वो हम लोग हैंडल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट फ्रेम है अपने ये क्लास का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज हैंडल करते हैं रोल ऑफ प्रेस। प्रेस की क्या भूमिका है। हम रोल ऑफ प्रेस समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में प्रेस की भूमिका क्या थी। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि प्रेस ने किस तरह से आज़ादी में हेल्प किया। तो जो हमने 1824 में राजा राम मोहन राय से स्टार्ट हुआ, 1824 राजा राम मोहन राय, में राजा राम मोहन राय ने जब उन्होंने प्रेस पर अंकुश लगाने वाले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भेजी, तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले 1884 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भेजी, जो उन्होंने प्रेस पर कानून लगाया जाता है। अगर हम 1870 से 1918 के दौर को देखें, अगर हम इस दौर को समझने की कोशिश करें, जब एक जन चेतना बढ़ रही थी, इस जन चेतना के विस्तार में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अगर आपका प्रीलिम्स का सवाल आता है कि जन चेतना के विस्तार में इसका योगदान था, तो जन चेतना के विस्तार में प्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने क्या था, जनता का राजनीतिकरण, जनता के राजनीतिकरण में प्रेस ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना शुरू किया। जो आरंभ में जो इनिशियल इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इट वाज ए लॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो शुरुआती दौर का कार्यकलाप था, वह काफी कुछ प्रेस पर निर्भर हुआ करता था, और उस समय राजनीतिक कार्यक्रम चलाने के लिए उनके पास कोई संगठनात्मक आधार नहीं था। देखिए, मैंने बड़े प्रीलिम्स के सवाल डाले हुए हैं। दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस इन द इनिशियल टाइम ऑफ द नेशनल कांग्रेस। उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस नहीं था। जब कोई ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस नहीं था तो काम कैसे चलाते? तो वह प्रेस के सहारे काम चलाया करते थे। तो जो इनके रेजोल्यूशंस थे, प्रस्ताव थे, वो जनता के बीच कैसे पहुंचते थे? वाया प्रेस। वो जनता के बीच उनकी बात कैसे थी? वाया प्रेस। प्रेस के माध्यम से उनकी बातें जनता के बीच भी जाया करती थी। अगर हम देखें तो 1885 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, उसमें 1/3 पत्रकार थे, 1/3 पत्रकार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के पहले अधिवेशन में 1/3 पत्रकार थे। और शुरुआती दौर में कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकार थे, ये आप सवाल जरूर याद करिए कि कौन कौन से शुरुआती दौर में। कभी कभी ये आपको दे देंगे आप में। सुब्रमण्यम द हिंदू, जी सुब्रमण्यम द हिंदू। जी सुब्रमण्यम का एक अखबार था हिंदू। वह हिंदू जो था बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था आजादी के चलाने के। दूसरा स्वदेश मित्रम, तिलक, मराठा केसरी। ये प्रीलिम्स का बहुत, ये पीसीएस का बड़ा अच्छा सवाल, आईएएस में तो ऐसा सवाल कम आते हैं, पीसीएस का सवाल अच्छा है। तिलक का, मराठा केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संपादन में निकलता था, बंगाली। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का महत्वपूर्ण क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक। एन सेन, इंडियन मिरर। एन सेन, इंडियन मिरर। एन सेन, इंडियन मिरर। दादा भाई नौरोजी, हिंदुस्तानी एडवोकेट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तानी एंड एडवोकेट ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी, हिंदुस्तानी एंड एडवोकेट ऑफ इंडिया। पंजाब का था द ट्रिब्यूनल और अखबार-ए-आम। यह महत्वपूर्ण अखबार थे। अब इन अखबारों के सहारे अगर आप समझने की कोशिश करिए कि ये अखबार किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, अगर हम ये जानने की कोशिश करें, इन अखबारों के माध्यम से, जो ये अखबार चल रहे थे, इन अखबारों के माध्यम से राष्ट्रवादी चेतना का विस्तार लगातार हो रहा था। तो अगर आपके लिए मेंस का सवाल आता है तो मेंस में भी आंसर आप ऐसे ही करोगे। अगर मेंस में भी आपको रिप्लाई देना है तो मेंस की भी रिप्लाई आप किस तरह से दोगे? उसमें भी रिप्लाई ऐसे ही दोगे कि अगर मान लीजिए कि मेंस के सवाल में आता है कि राष्ट्रवादी चेतना का विस्तार कैसे हो रहा था, तो आप प्रेस की भूमिका को बताते हुए, एक तो आपके प्रीलिम्स का सवाल हो गया जिसमें आपको इन सब के नाम को याद करने की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा, अगर मेंस में आता है तो आप इन अखबारों के नामों के सहारे बताने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रवादी चेतना का विस्तार यह अखबार किस तरह से कर रहे थे। क्लियर नहीं हुआ? टेल मी, एनीवन हैज एनी? यह अखबार किस तरह से कर रहे थे? किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम है? तो यह जो आपके सिविल सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिलाकर अगर आप देखें तो यह दोनों ही स्तर पे आपको ये मदद कर रहा है। आगे चलें? किसी को कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है? नहीं तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हैंडल करते हैं। अब देखिए उस समय क्या था, साक्षात। अब अगला देते हैं कि प्रेस ने कैसी भूमिका अपनी निभाई। उस समय साक्षरता की कमी थी। गांव में इक्का दुक्का लोग पढ़े हुए करते थे। तो गांव में जब इक्का दुक्का लोग ही पढ़े हुए हुआ करते थे तो उसमें होता क्या था कि गांव के जो लोग थे, जो गांव का पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था, वह इस बात को पढ़कर पूरे गांव को बताया करता था। तो उसकी चर्चा के कारण जो चर्चा होती थी उससे लोग सुनते थे। और पुस्तकालय वाचनालय, लाइब्रेरी का आरंभ हुआ था। पुस्तकालय वाचनालय, पुस्तकालय वाचनालय के सहारे यह लोग राष्ट्र के स्तर पर चल रहे संघर्ष को जानने की कोशिश करते थे। तो जो प्रेस के माध्यम से बातें पहुंचती थीं, उन माध्यमों से यह लोगों तक पहुंच रहा था। उस समय प्रेस सस्ता भी था और प्रेस को निकालना आसान भी था। लेकिन 1870 में ब्रिटिश ने इसको रोकने की कोशिश की। किससे? 124A सेक्शन ले आके।
1870 में ब्रिटिश ने 124A सेक्शन ले आके इसको रोकने की कोशिश की। उस सेक्शन को ले आके क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में भावना आप नहीं भड़का सकते, ब्रिटिश सरकार के विरोध में आप भावना नहीं भड़का सकते, विरोध में भावना नहीं भड़का सकते। तो ऐसा कोई काम आप नहीं कर सकते जिससे ब्रिटिश सरकार का विरोध दिख रहा हो। तो ब्रिटिश सरकार का, अब देखिए, अब एक सवाल क्या बन गया, 1870 में क्या परिवर्तन ब्रिटिश सरकार लाई। ब्रिटिश सरकार ने 1870 में क्या किया, 1870 में ब्रिटिश सरकार ने 124A को संविधान अपने आईपीसी में जोड़ दिया, भारतीय दंड संहिता में, और ब्रिटिश सरकार के प्रति जो आदमी विरोध करेगा उसको 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक की सजा उसको हो सकती है। तो यह एक अनोखा तरीका उन्होंने निकाला कि कैसे उनको रोकने की कोशिश की। तो साम्राज्यवादी शोषण ने यह प्रक्रिया शुरू की कि कैसे उठते हुए राजनीतिक चेतना को रोकने की किया। लेकिन अब क्या करते थे राष्ट्रवादियों ने, क्या किया, राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश के अखबार में छपा हुआ ब्रिटिश विरोध एज इट इज छापने लग गए, ब्रिटिश विरोध एज इट इज पब्लिश करने लग गए। तो जब 124 आ गया तो उन्होंने एक नई ट्रिक निकाली कि जो ब्रिटिश के पेपर में छपता था उसको वो एज इट इज छापने लग गए। उससे फायदा क्या हुआ कि अब ब्रिटिश इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्यों, अगर इनके खिलाफ एक्शन लेना है तो उसके खिलाफ भी लेना होगा जिसने ब्रिटेन में छापा हो। अगर इनके खिलाफ लेना है तो उनके खिलाफ भी लेना होगा जिसने ब्रिटेन में छापा हो। तो उसके कारण दिक्कत क्या आ गई कि यह संभव नहीं था। अगर इनको प्रतिवादी बनाना है तो उसको भी बनाना पड़ेगा जिसने इंग्लैंड में छापा हो, तो यह संभव नहीं था। तो इस कारण से यह चाह कर भी कुछ उनके खिलाफ कर नहीं करे थे। अब राष्ट्रवादी पत्रकारों को, खासकर जो भाषाई पत्रकारों को रोकने के लिए सारी कोशिश शुरू हुई। अब उन्होंने क्या किया, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट केम इन 1878। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या हो, पहला ही एक सवाल फिल्म्स का कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या था। जो लॉर्ड लिटन का प्रशासन था, लॉर्ड लिटन के प्रशासन की धुआंधार आलोचना हो रही थी। देयर वॉज अ लॉर्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड लिटन। द लॉर्ड लिटन टेन्योर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए टाइमली टेन्योर। और उस समय खासकर जो 1876-77 में जो अकाल पीड़ितों को लेकर सरकार की असंवेदनशीलता थी, जो सरकार का अमानवीय रवैया था, उस अनमानवीय रवैये पर प्रेस ने बहुत आलोचना की। तो जो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, यह प्रेस एक्ट क्या था, भाषाई जो रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स थे उन पर अंकुश लगाना। तो एक सवाल और क्या हो गया कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट टू कंट्रोल द वर्नाकुलर प्रेस। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को एक खतरा दिख रहा था। उसका कारण क्या था, ये अखबार आम जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ माहौल बना रहे थे। ये क्या कर रहे थे, आम जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ माहौल बना रहे थे। They were generating
द डिसअफेक्शन एमंग द ब्रिटिश पीपुल। तो यह लोग क्या कर रहे थे, यह आम जनता के बीच में ब्रिटिश शासन के विरोध में, ब्रिटिश शासन के विरोध में आम जनता के बीच में ये लोग माहौल बना रहे थे। और इसके कारण उन्होंने जो प्रेस एक्ट आया, तो इस कानून में प्रावधान क्या किया गया कि अगर सरकार समझती है कि कोई अखबार ऐसा कुछ छाप रहा है जो राजद्रोह की तरह का है या सामग्री राजद्रोह की है या उसने सरकार की चेतावनी का उल्लंघन किया है, तो सरकार उस अखबार और उसकी प्रेस सामग्री को जब्त कर लेगी। यह भी बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या करती, जब्त कर लेगी, सीज कर लेगी। इफ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट, इफ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट कि जो सरकार है, इफ गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट कि जो समाचार छापा जा रहा है वह सेडिशन उसमें है, राजद्रोहात्मक है, तो वह या जो प्रेस चीजों को छाप रहा है वह सरकार की चेतावनी का उल्लंघन कर रहा है। देन गवर्नमेंट में सीज द प्रेस एंड देयर ऑल apparatus। अब भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस कानून का विरोध किया, इसका उन्होंने विरोध किया। दे हैव अपोज इट। अब स्वीकार करने का तो कोई बात था नहीं, उन्होंने विरोध किया। और इस मुद्दे पर जो कलकत्ता का टाउन हॉल है उसमें विशाल सभा हुई, कलकत्ता टाउन हॉल। कलकत्ता टाउन हॉल में उन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन किया और किसी मुद्दे पर यह पहला सबसे बड़ा आयोजन था, पहला सबसे बड़ा सार्वजनिक आयोजन। यह पहला सबसे बड़ा सार्वजनिक आयोजन था जो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट में किया हुआ था। यह कानून किस लिए बनाया गया था? इट वॉज मेड फॉर अमृत बाजार पत्रिका। यह भी बड़ा अच्छा सवाल है। यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था फॉर अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका को कंट्रोल करने के लिए खास तौर से बनाया गया। उस समय अखबार अंग्रेजी और बंगला दोनों में छपता था। उस समय अमृत बाजार पत्रिका जो था इंग्लिश एंड बंगला दोनों में छपता था। तो उस समय जो अमृत बाजार पत्रिका था वह इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों में ही छपा करता था। अब कानून का उद्देश्य क्या था कि इस अखबार के खिलाफ कार्रवाई करना। अब इस अखबार के खिलाफ एक्शन अगेंस्ट दिस प्रेस was the aim of the government। It was the aim of the government। इस प्रेस के खिलाफ एक्शन जो है वह सरकार की कार्रवाई थी, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात इसको सिर्फ अंग्रेजी कर दिया, ओनली इंग्लिश कर दिया। अब देखिए यहां से आपके प्रीलिम्स का एक सवाल बहुत अच्छा बन रहा है। (1878) में जो प्रेस एक्ट आया उसमें क्या था? जब्त कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? चेतावनी का अगर उल्लंघन किया है। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सबसे बड़ी मीटिंग हुई। यह अमृत बाजार पत्रिका के अगेंस्ट में आया था। अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश और बंगला दोनों में छपती थी और रातों रात यह सिर्फ इंग्लिश में आ गई। रातों रात यह सिर्फ इंग्लिश में आ गई, इसने बंगला में छापना बंद कर दिया। क्लियर हुआ? टेल मी, और यू नीड सम क्लैरिफिकेशन। बताएं फास्ट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के आरंभिक बड़े नेताओं में थे। जो आरंभिक कांग्रेस थी उसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बड़े नेताओं में थे। तो इनका मैं जिक्र क्यों करना चाह रहा हूं? ब्रिटिश सरकार द्वारा पत्रकारिता के लिए सजा पाने, फॉर द प्रेस,
फर्स्ट पर्सन पनिश्ड कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो एक बड़े नेता थे, वह पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। और जो सुरेंद्र बनर्जी थे, उनको एक मुकदमे के फैसले के खिलाफ लिखने की सजा दी गई। सजा क्यों दी गई? एक मुकदमे के फैसले के खिलाफ लिख दिया इन्होंने। अब मुकदमा जरूरत नहीं जाने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। He has written against the order of one matter। तो एक मुकदमे के फैसले के खिलाफ लिखने के कारण इनको सजा हो गई। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो फाउंडिंग फादर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट। और जो इन्होंने एक मुकदमे के फैसले किया, और जो मुकदमा क्या था, वो शालिग्राम का मुकदमा था। हमने शायद पिछली बार बताया हुआ है। जस्टिस नॉरिस उनमें इन्वॉल्व थे। जस्टिस नॉरिस ने क्या किया कि एक परिवार में शालिग्राम की मूर्ति को लेकर विवाद हो गया। जस्टिस नॉरिस ने शालिग्राम की मूर्ति को अदालत में उन्होंने मंगा लिया। यह चेक करने की प्रतिमा कितनी पुरानी है, इसको देखकर लोगों की भावनाएं भड़क गईं। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1883 में जो उनका अखबार था बंगाली, उन्होंने 1883 में जो उनका अखबार था बंगाली, जो मैंने पहले जिक्र किया है, उसमें उन्होंने इस फैसले के खिलाफ लिखा, इस फैसले की भर्त्सना कर दी। अब इसके कारण उन्होंने नाराज़गी हो गई और उनको 2 मास की कैद दी गई, उनको 2 महीने की सज़ा दी गई। टू मंथ्स jail he has got due to his outburst against the decision। और जो यह मुकदमा चल रहा था, उसी बेंच में एक भारतीय जज थे, रोमेश चंद्र मित्र। भारतीय जज थे रोमेश, यही सब सवाल पूछते हैं रोमेश चंद्र मित्र। ही वॉज ए इंडियन जज। ही हैज़ गिवन हिज डिसेंट। उन्होंने इस फैसले से असहमति की। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। नहीं हुआ तो हम फिर से शुरू करें। जल्दी बताइए। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर से शुरू करें। क्लियर हो रहा है? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है? थोड़ा सा स्पीड आज हल्का सा फास्ट है। बगैर तिलक के बारे में बात किए प्रेस एक्ट खत्म नहीं होता। लेट्स टॉक ए बिट अबाउट द तिलक। बगैर तिलक के बारे में बात किए प्रेस के इशू पर बात समाप्त नहीं हो सकती है। जो तिलक हमारे आरंभिक राष्ट्रवादियों में थे, जिनके बारे में हम लोग बहुत जानते हैं, उन्होंने 1881 में मराठी भाषा में केसरी 1881 में मराठी भाषा में उन्होंने केसरी का आरंभ किया। उनके साथ जो एक दूसरे व्यक्ति सह संपादक थे, वो जी आगरकर थे। वो जी आगरकर थे। और 1888 में उन्होंने, और दूसरा उन्होंने अंग्रेजी का निकाला, मराठा। तो यू नीड टू नो बोथ द थिंग्स, द लैंग्वेज इन विच ही हैज पब्लिश्ड। द फर्स्ट ही हैज द केसरी वाज इन द मराठी लैंग्वेज एंड मराठा वाज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और उन्होंने इन दोनों अखबारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है जागरूकता अभियान आरंभ किया। उन्होंने इसके माध्यम से जागरूकता अभियान आरंभ किया। 1893 में देखिए, आप इसको आप क्रोनोलॉजी से देखिए।
गणेश उत्सव। 1893 में उन्होंने गणेश उत्सव को आरंभ किया। उस गणेश उत्सव को आरंभ करने का पर्पस क्या था? यह एक ऐसा प्रोग्राम जो राष्ट्र प्रेम की बात करते थे, राष्ट्रवादी भावना बताते थे। 1896 में शिवाजी जयंती, इसकी आप क्रोनोलॉजी भी याद करिएगा कि वो दे देंगे कौन सा कब हुआ, कौन सा किस समय हुआ। तो 1893 में राष्ट्रीय, अब ये सवाल आए गणेश उत्सव क्यों आरंभ किया गया? राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए चलाया गया और उन्होंने शुरू किया। और 1896 में शिवाजी के महोत्सव के लिए उन्होंने वह शिवाजी जयंती आरंभ की और यह राष्ट्रीय संघर्ष के लिए हुआ। और उन्होंने कपड़े पर लगा जो उत्पाद शुल्क था, विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन, इसको भी याद करिए कि गांधी के पहले ही विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन आ गया था। विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन। यू ऑल्सो नीड टू नो वाई, उत्पाद कर के विरोध में। यू नीड टू नो वाई ही हैज स्टार्टेड दिस। देखिए, पूरी जब तक चीज आप नहीं समझेंगे मजा नहीं आएगा। यू कैनॉट अंडरस्टैंड कि जब तक आप पूरी तरह न समझ पाए। तो इन 1881 with G.G. Agarkar, he founded the newspaper Kesari. The language was the Maratha. Maratha in English. In 1888, he took over the two papers and used column to spread the discontent against the British rule. In 1893, he started the practice of using traditional religious Ganpati festival. In 1896, he started Shivaji Festival to stimulate nationalism among young Maharashtrian. आप इसमें याद करिएगा, among young Maharashtrian, यही कह के सवाल गलत करा देंगे। अब आपको क्या याद करना है कि गणेश उत्सव क्यों आरंभ हुआ और शिवाजी क्यों आरंभ हुआ। दोनों उत्सव के आरंभ होने का कारण क्या था? देयर वॉज ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू। द 1893 जो उन्होंने स्टार्ट किया गणपति फेस्टिवल, वाई? टू प्रोपोगेट नेशनलिस्ट आइडियाज थ्रू पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। इन 1896 he started Shivaji festival. Why? To stimulate नेशनलिज्म एमंग द यंग महाराष्ट्रियंस। यू नीड टू रिमेंबर दीज टू। यही आपके सवाल में लिख देंगे। इस सवाल को आप ABCD करके देखो, गलत हो जाएगा कि शिवाजी ने, तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव शुरू किया। गणेश उत्सव शुरू करने का कारण क्या था? राष्ट्रवादी भावना थी। सी, शिवाजी ने 1896 में शिवाजी जयंती शुरू किया। डी, शिवाजी जयंती शुरू करने का मामला क्या था? टू स्टिमुलेट द नेशनलिज्म इन यंग महाराष्ट्रियन। अब ओनली ए, ओनली बी, ABCD। अगर आपको चारों कंट्रोल में नहीं होगा तो गलत हो ही जाएगा। और उन्होंने उसी साल ऑर्गेनाइज किया ऑल महाराष्ट्र कैंपेन फॉर द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ। किस लिए? इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन। अगला सवाल हो गया कि इन्होंने जो विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन था, अब इंग्लिश में अगर कहना चाहे, जो उन्होंने कैंपेन किया कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाए, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, उसका कारण क्या था? इम्पोजिशन ऑफ द ड्यूटी ऑन कॉटन। और वह संभवतः पहले भारतीय थे जिनको एक राष्ट्रीय छवि प्राप्त हुई, नेशनल इंपॉर्टेंस इनको प्राप्त हुआ। तो शायद पहले व्यक्ति थे जिनको एक राष्ट्रीय छवि की प्राप्ति हुई। और उन्होंने 1896-97 में
पूना सार्वजनिक सभा के युवा कार्यकर्ताओं की मदद से नो टैक्स कैंपेन। आप इसको बिल्कुल ईयर वाइज याद करिए, इसको रटिए बैठ के। 96, 97 नो टैक्स कैंपेन। यू नीड टू मग इट, क्योंकि अगर तिलक पर सवाल बनाया गया और इसको मिक्स कर दिया तो गलती होगा, सही नहीं होगा। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा के जो कार्यकर्ताओं की सहायता से महाराष्ट्र में कोई टैक्स नहीं अभियान चलाया। 1897 में प्लेग फैल गया। 1897 में प्लेग फैल गया। जब प्लेग फैल गया तो सब लोग पूना छोड़ के चले गए, लेकिन तिलक नहीं गए और उन्होंने सरकार की आलोचना की। और इस आलोचना जो उन्होंने सरकार की आलोचना की और जो सरकार का रवैया था, उस रवैये का जो एक गुस्सा हुआ वह 27 जून 1898 में चापेरकर ब्रदर्स क्या किया था? चापेरकर बंधुओं ने क्या किया था बताइए, किसी को याद है? चापेरकर बंधुओं ने, जो पूना के प्लेग कमेटी अध्यक्ष थे, रैंड और आयरस्ट, पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे, रैंड एंड आयरस्ट। इनके साथ क्या किया? हत्या कर दी। और सरकार के प्रति जो जन आक्रोश उभर रहा था 1894 से, वह सरकार की नीतियों के कारण था। अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि जो सरकार के खिलाफ एक आक्रोश उभर रहा था, वह जो आक्रोश था वह आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। तो जो सरकार के प्रति जन आक्रोश 1894 से ही ऊपर आना शुरू हो गया था, वो सरकार की लेवी और कर नीति थी, मुद्रा नीति थी, अकाल नीति थी। तो सरकार की नीति के असंतोष, सरकार की नीति से असंतोष। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कि सरकार की नीतियों के खिलाफ नरम दल, गरम दल दोनों शुरू हो चुके थे। द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हैज बीन स्टार्टेड। अगर सवाल आपका आता है कि भारत में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज कब शुरू हुई है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कहां से? यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहीं स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर कि जो सरकार के खिलाफ जो भारत में, जो भारत के राष्ट्रवादियों ने जो सरकार के खिलाफ अपना कहते हैं अपना आंदोलन शुरू किया है, उसका आरंभ पहले ही हो गया था। अब फिर क्या हुआ? तिलक को 1897 में गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1897 में तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। Tilak was arrested in 1897। 124A लगा दिया गया। तिलक पर 124A को लगा के जुलाई 1897 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और कहा क्यों लगा? बोला वो डिसअफेक्शन फैला रहे हैं। ही इज स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन। कहा गया ही इज स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन। लोगों में सरकार के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, वह डिसअफेक्शन फैला रहे हैं, लोगों को सरकार के खिलाफ न भड़का रहे हैं। और जो न्यायाधीश स्ट्रेची की अदालत में, जस्टिस स्ट्रेची की अदालत में मुकदमा चला, तो जस्टिस स्ट्रेची की अदालत में मुकदमा चला। और जूरी में कौन थे? 6 यूरोपियन। देखिए इनजस्टिस, जो जूरी थी 6 यूरोपियन थे और 3 इंडियन थे। जिस जूरी ने मुकदमा चलाया उसमें 6 यूरोपियन थे और 3 इंडियन थे। और उन्होंने जो केसरी का एक अंक निकला था, जो तिलक ने केसरी में जून में लिखा था, तिलक ने जो केसरी के, यह सवाल बहुत अच्छा है कि किस आधार पर हुआ था? केसरी के 15 जून के अंक में
जो एक उन्होंने बात लिखी थी, Whatsoever has written in the केसरी in the edition of the 15th June, उसको आधार बनाया गया और कहा गया कि जो शिवाजी ने अफजल खां, अब लिखा क्या था, शिवाजी और अफजल खां के मुद्दे पर, शिवाजी अफजल खां के मुद्दे पर तिलक ने यह लिखा कि शिवाजी ने जो किया ठीक किया। सरकार ने इंटरप्रेट किया कि शिवाजी को देशी ट्रीट किया गया और अफजल खां को विदेशी ट्रीट किया गया। इसके आधार पर और यह आरोप लगाया कि जो तिलक ने अफजल खां की हत्या के बारे में लिखा, उससे क्या हुआ, सरकार के विरोध में भावना भड़की, सरकार के विरोध में भावना भड़की एंड रैंड की हत्या हो गई। जो तिलक ने शिवाजी और अफजल खां के मुद्दे पर अपने केसरी के जो अंग्रेजी का केस उस पर लिखा, जिसमें उन्होंने शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठकराया, तो सरकार ने इंटरप्रेट क्या किया कि इससे उन्होंने माहौल खराब किया और भड़काया और उसका असर क्या हुआ, जो रैंड की हत्या हुई इसी कारण हो गई। और यह कहा गया और तिलक पर यह भी आरोप उन्होंने लगाया कि वह अखबार के जरिए यह प्रचारित करते हैं कि अंग्रेजों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रिटिशर्स हैव नो राइट टू स्टे इन इंडिया। ब्रिटिशर्स को कोई राइट नहीं है इंडिया में रहने का, ये भड़का रहे हैं। इसलिए सरकार ने सारे अभियोग को लगा के, सरकार जो अभियोग लगाए उन्होंने इस आधार पर उनको दंड दिया और जूरी का फैसला 6-3 था। 6 यूरोपियन उनके अगेंस्ट में थे, 3 इंडियन उनके फेवर में थे और भारतीय सदस्यों की राय में तिलक अपराधी नहीं थे। लेकिन इससे क्या हुआ, तिलक रातों रात हीरो हो गए, रातों रात बड़े नेता हो गए। तिलक रातों रात बड़े नेता हो गए, इसने लोगों को बहुत अंदर तक छुआ। और 1800, बहुत अच्छा ये सवाल है, 1897 अमरावती कांग्रेस, 1897 के अमरावती कांग्रेस में, 1897 के अमरावती कांग्रेस में जब यह मामला आया तो अब आपको यह भी जानना चाहिए कि अमरावती कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। 1897 के अमरावती कांग्रेस अध्यक्षता की थी MC शंकरन ने। MC शंकरन was the president of the अमरावती कांग्रेस। इन 1897 के अमरावती कांग्रेस में जब यह मामला आया तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भावुकता में तिलक की तारीफ की और सारे लोग तिलक के सम्मान में खड़े हो गए। तो यह बड़ा ही यह एक भावनात्मक क्षण था कि जब किसी एक राष्ट्रीय नेता के समर्थन में पूरे कांग्रेस के लोग खड़े हो गए। और 1898 में सरकार ने और क्या किया, 1898 में सरकार ने एक और धारा जोड़ दी, 153A, जो भारतीय दंड संहिता में पहले 124A था, 124A एडेड वन मोर 153A, वन मोर सेक्शन दे हैव एडेड 153A। इसमें क्यों हो गया कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि, डिफेमेशन, नफरत, डिसअफेक्शन, अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है या सरकार के खिलाफ कोई नफरत फैलाता है, डिसअफेक्शन करता है, तो वह भी अपराध होगा। अब इस कानून ने फिर एक विरोध का स्वर भारतीयों को दे दिया, विरोध का स्वर भारतीयों में जग गया। देखिए, इस सवाल को आप ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं कि वह कौन से कारण थे। मैं सिर्फ
90 से 1890 से 90 100 कर रहा हूं, सिर्फ 10 साल। सवाल क्या बनेगा, मैं सवाल बनाऊंगा, लेट मी कंप्लीट द लेक्चर। तो उन्होंने जैसे जोड़ा वैसे ही भारतीयों में विरोध की भावना स्टार्ट हो गई। अब सवाल यहां रुकते हैं हम। 1890 के दशक में 1890 के दशक में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़कने का क्या कारण था? फॉर दिस क्वेश्चन आई ट्रेवल्ड हियर, ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। What was the reason? What was the reason for the propagation of the nationalist thought or nationalist sentiment in the for the period between 1890 to 1900? यह सवाल हैंडल ही नहीं होगा अगर आप इस लेक्चर को इस तरह से देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह से लेक्चर को देखेंगे, अब इस सवाल आपका, ये सवाल आएगा कैसे? प्रीलिम्स का तो कोई सवाल आप कर लोगे, ये सवाल आएगा कैसे? मैं इस सवाल को देखता हूं 150 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स के क्वेश्चन में आएगा। उसमें आपको 3 चीजों का आंसर करना पड़ेगा। एक, ब्रिटिश एक्ट, 2, इंडियन रेजिस्टेंस, 3, आउटकम। आपको ये बताना पड़ेगा कि ब्रिटेन ने क्या क्या किया, भारतीयों ने उसका क्या क्या रेजिस्टेंस किया। अच्छा, इसको और कर सकते हैं, 1890 टू 1900 भी कर सकते हैं। दूसरा, 1875 टू 1900 भी कर सकते हैं। बोथ दे कैन डू, दोनों कर सकते हैं। दोनों को वह देकर आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप इस बात का आंसर करें कि 1875 टू 1900 या 1890 टू 1900 में भावना कैसे भड़की। मेरे ख्याल से आप आंसर कर ले जाओगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए। अब बंगाल विभाजन के बाद 1905 के बाद बम की राजनीति प्रवेश करने लगती है। जो एक्सट्रीमिज्म है वह एक एक्सट्रीमिज्म बढ़ने लगता है। कर लोगे ना आप? वेरी गुड, वेरी गुड। और जब वो बढ़ने लगता है तो सरकारी अफसरों पर हमले लगते होते। भारतीय संघर्ष में आतंकवाद में बमों का प्रवेश हो गया। उस पर तिलक ने एक पूरा आर्टिकल लिखा और उन्होंने व्यक्तिगत हत्याओं की उन्होंने निंदा की। उन्होंने व्यक्तिगत हत्याओं की उन्होंने निंदा की और लेकिन उन्होंने कहा सरकार दोषी है। उन्होंने जो व्यक्तिगत हत्याएं थीं, जो इंडिविजुअल किलिंग थी, इंडिविजुअल किलिंग, उसको क्रिटिसाइज किया, बट सेड ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए, यह भी दोनों आपके प्रीलिम्स में डाल देंगे। ओपिनियन ऑफ द तिलक, ओपिनियन ऑफ द तिलक, यह भी आप में डाल देंगे। कि जो व्यक्तिगत हत्याएं हो रही थी उसमें तिलक का दृष्टिकोण क्या था, ओपिनियन ऑफ द तिलक क्या था। उन्होंने इंडिविजुअल किलिंग को क्रिटिसाइज किया, बट सेड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अब तिलक को फिर राजद्रोह के आधार पर 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको तिलक की 2 गिरफ्तारी है, 2 अरेस्ट ऑफ द तिलक। आपको दोनों का फर्क समझना होगा। हमने फर्स्ट अरेस्ट एक्सप्लेन किया है, नाउ आई एम कमिंग ऑन द सेकंड अरेस्ट। फर्स्ट अरेस्ट क्या था? अफजल खां वाला इशू था, शिवाजी अफजल खां का इशू था।
और कहा आपने भावनाएं भड़काई, रैंड की हत्या हो गई। जो उन्होंने बोला, व्यक्तिगत हत्याओं को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन बोला सरकार रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि जो आप लेख प्रकाशित कर रहे हैं उससे सेडिशन हो रहा है, राजद्रोह हो रहा है, डिसअफेक्शन हो रहा है, सेडिशन हो रहा है, राजद्रोह हो रहा है, डिसअफेक्शन हो रहा है। और उनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा चला, राजद्रोह का मुकदमा चला कि आप सरकार के खिलाफ राजद्रोह कर रहे हैं, उसका मुकदमा चला और तिलक को सजा सुनाई गई। अब जब तिलक को सजा सुनाई गई, उस दिन क्या हुआ, 22 जुलाई को तिलक को सजा सुनाई गई और बंबई की सारी मिलें बंद हो गई। जब तिलक को सजा सुनाई गई, सारी कपड़ा मिले बंबई की, ऑल क्लॉथ शॉप ऑफ द बॉम्बे, सारी कपड़ा मिले बंद हो गई। ऑल मिल्स इन बॉम्बे वो मिल गई। तो 22 जुलाई को जब तिलक को सजा सुनाई गई, तब सारी की सारी कपड़ा मिलें बॉम्बे की बंद हो गई। और गांधी जी ने भी इस पर यंग इंडिया में लेख लिखा था। और जो बाद में गांधी जी ने ये लेख लिखा, 1922 में गांधी जी पर भी सेम चला मुकदमा 124A पे। अब गांधी और तिलक के बीच के मुकदमे का कंपैरिजन भी आप समझिए। 1922 में जो गांधी जी ने कहां लिखा, यंग इंडिया में लिखा। उस यंग इंडिया में लिखे आर्टिकल को देख के उन पर मुकदमा चलाएगा और उन्हें भी तिलक की तरह 6 साल 6 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दोनों को मिला था। गांधी को भी मिला था और तिलक को मिला था। तो उनको भी 6 साल की सजा सुनाई गई, उनको भी सुनाई गई। लेकिन दोनों फर्क क्या था, तिलक ने अपने ऊपर लगाए आरोपों से इनकार किया था। तिलक ने अपने ऊपर लगाए आरोपों से इंकार किया, ही रिफ्यूज्ड, गांधी एक्सेप्टेड। जब मैं गांधी का ट्रायल पढ़ाऊंगा आपको 1922 का, देन आई विल टेक, शायद मैं 20-25 मिनट लूंगा गांधी के ट्रायल पे, देन यू सी कि गांधी ट्रायल इज डिफरेंट वन। तिलक ने अपने ऊपर लगाए आरोपों का स्वीकार किया था, कहा मैंने कुछ नहीं किया है। गांधी ने स्वीकार किया था, गांधी कहा यस मैंने राजद्रोह किया है, मैंने राजद्रोह किया है, हमको उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर हम इस बात को देखते हुए हम राष्ट्रवादी आंदोलन के आरंभिक चरण को समझने की कोशिश करें कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन का आरंभिक चरण है, तो एक तो आप ये देख रहे हैं जो तिलक का, दूसरा 1892 से 1904, 1892 से 1904 का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, उसमें काउंसिल सुधारों की बात कम सुनाई देती है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1892 से 1904 के बीच काउंसिल सुधारों की बात कम सुनाई देती है। क्यों? यही आपको लिख देंगे, काउंसिल सुधार कम, द इशू ऑफ रिफॉर्म इन द काउंसिल इज लेस। वाई? पहला तो यही आप गलत कर दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि 18 की जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी हैं वह काउंसिल सुधार की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके सामने ये आएगा कि 1892 से 1904 में काउंसिल सुधार की बात कम होती है, आपको आश्चर्य। क्यों? क्योंकि उनको चंद रियायतें प्राप्त हो गई थीं और इंपीरियल विधायकों में कांग्रेस नेता चुने जा चुके थे। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव था, द लीडर्स वेर देयर। क्यों? 1892 का जो एक्ट जो आ गया था और उनको कुछ, अगर हिंदी में बोले अच्छी कहते हैं देसी भाषा में, चाटने पोछने को मिल गया था। He got certain things,
ही गॉट सर्टेन थिंग्स। तो इसके कारण काउंसिल सुधारों में की बात कम होती है, लेकिन आर्थिक मामलों पर जो बार बार अकाल पड़ रहे थे और सूती कपड़े पर जो आबकारी का मुद्दा था वह बार बार रहा था। तो 1901 का जो बजट भाषण था उसमें गोखले ने पहली बार संपत्ति के दोहन, बड़ा अच्छा सवाल है, पहली बार संपत्ति के दोहन का मुद्दा 1901 बजट भाषण, बजट स्पीच, गोखले फर्स्ट टाइम ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1901 के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1901 में बजट भाषण करते हुए गोखले ने पहली बार संपत्ति के दोहन के सिद्धांत को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सम्मुख प्रस्तुत किया। क्लियर हो गया? तो अगर आप इस तरह से देखने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उस राष्ट्रीय आंदोलन में हम उनको कई चरणों में देख सकते हैं, और उन चरणों को अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमको जो पहला चरण दिखता है वह जो पहला चरण दिखता है वह 1892 तक है, 1885 टू 1892। अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन के इस भाग को देखें, हम लोग 1905 तक चल रहे हैं, अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो 1885 से 1892 तक है। इस समय तक ह्यूम की बहुत चलती थी, इस समय तक ह्यूम की बहुत चलती थी, और ह्यूम ज़्यादातर राष्ट्रीय आंदोलन में हावी हुआ करते थे। और कांग्रेस के अगर पहले 5 अधिवेशन को देखें, इफ यू सी द फर्स्ट 5 सेशन ऑफ द कांग्रेस, इफ यू सी द फर्स्ट 5 सेशन ऑफ द कांग्रेस, मैंने सब कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ के निकाला है, आप लोग एग्जाम में लिखना जरूर, कि आप लोग लिखो, नहीं इतनी मेहनत मेरी खराब चल जाए। अगर हम 1885 से 92 तक पहले 5 अधिवेशन को देखें तो जहां 1885 में 72 थे, 1889 में 2000 हो गए। 1885 में जो 72 डेलीगेट्स थे वह 1889 में 2000 हो गए। जो 1887 का मद्रास था और 1888 का इलाहाबाद का अधिवेशन था, यह 1890 के दशक में जो अधिवेशन की तुलना में इसका जो आधार था विस्तृत था। आप एक चीज और लिख सकते हैं कि 1887 एंड 1888 इसका जो अधिवेशन था इसका आधार विस्तृत था। इसको रट मारिएगा, इसको आप लोग बिल्कुल रट मारिएगा, मौका मिले पर लिखना है, छोड़ना ही नहीं है। ये अभी और मसाला दूंगा, मसाला बहुत है, धीरे धीरे मसाला लो, एक साथ लोगो तो नहीं पचा पाओगे। तो जो 1887 और 1887 का क्या था, यह हुआ था कहते हैं मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और 1888 का जो अधिवेशन था वह अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी, जो एक ब्रिटिशर्स थे। 2 चीज़ आप और ऐड करिए, अगर आपको कांग्रेस के आरंभिक 15 वर्षों का इतिहास लिखना पड़ जाए किसी सवाल में, आप इसका इस्तेमाल करिएगा कि आधार विस्तृत हुआ। 1887 में जो अध्यक्ष थे वह थे बदरुद्दीन तैयब जी, और 1888 में जॉर्ज यूल थे जो कि एक ब्रिटिशर्स थे। तो ये क्या हो गया, आधार विस्तृत हो गया। और 1887 में
मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया। (1887) में मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इट हैज बीन मेड अटेम्प्ट कि कैसे मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन प्राप्त हो, और बदरुद्दीन तैयब जी उस समय खुद अध्यक्ष हुआ करते थे। और इसके लिए जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, इन्होंने अपना निजी संपर्क किया और उन्होंने इसी अधिवेशन में 1887 में वह प्रस्ताव पास होता है जिसको मैंने कई बार जिक्र किया है। 1887 में एक प्रस्ताव पास हुआ। वह प्रस्ताव क्या था कि यदि किसी भी समुदाय का बहुमत किसी प्रस्ताव का विरोध करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो समुदाय, बहुमत, विरोध, अस्वीकार। समुदाय, बहुमत, विरोध, अस्वीकार, कि अगर किसी भी समुदाय का बहुमत किसी प्रस्ताव का विरोध करता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। और उन्होंने 12 प्रादेशिक भाषाओं में पर्चे निकाले, इन 12 रीजनल लैंग्वेज। बताऊंगा भी तब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। आई विल टेल यू कि व्हाई आई एम टीचिंग दिस थिंग। 12 प्रादेशिक भाषाओं में उन्होंने पर्चे निकाले। इसकी थोड़ी सफलता जरूर प्राप्त हुई। और 1885 से 1892 के पीरियड को देखें तो जो कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे वह 13.5% थे। 13.5% मुस्लिम थे। 1885 to 92 जो मुस्लिम थे वह मुस्लिम कितने थे? 13.5% थे। और 1893 to 1905 7.1% हो गए। तो अगर आप देखें तो प्रारंभिक दौर में मुस्लिम पार्टिसिपेशन की तुलना में 1893 टू 1904 में कम हो गए। और अगर इसको संख्या की दृष्टि से देखें तो जो उनकी संख्या थी वह लगातार कम हुई थी, लेकिन कांग्रेस के नेता चिंतित नहीं थे, कोई चिंता नहीं थी। देयर इज नो वरी, वाई, कोई चिंता नहीं, नो वरी, वाई, देयर वॉज नो कंपटीटर। कोई ऐसा संगठन उस समय नहीं था, मुस्लिम लीग नहीं बना था, कोई ऐसा संगठन नहीं था जो कांग्रेस को चुनौती दे सके। तो एक ऐसा लगता है 1887, अब इन तथ्यों के आधार पर कह सकते हो कि 1887-88 के बाद कांग्रेस मुस्लिमों को साथ लाने में थोड़ा से उदासीन होने लगी। उसने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना बंद कर दिया, बहुत एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कांग्रेस ने नहीं किया। तो जो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जो 1893 हमारा जो आरंभ जो पहला जो दौर था कांग्रेस का, उस पहले दौर में अगर हम देखें तो उस पहले दौर में यह साफ दिख रहा है किस तरह से कांग्रेस आगे चल रही है। अगर 1885 में अगर हम देशी समाचार पत्रों की देखें और उसकी बिक्री, तो जो हम उग्रवाद के स्रोत भी हम कैसे दिखते हैं। जो 1885 में देशी भाषाओं के समाचार पत्र की बिक्री थी वो 2,99,000 थी और 1905 में 8,17,000 हो गई। 1892 एंड 1905 जो देशी समाचार पत्रों की बिक्री हुई, जो 299 से 817 हो गई, 2.99 लाख से 8.17 हो गई। यह देशी अस्मिता के प्रति विकास, और इसी समय उग्रवाद लगातार बढ़ रहा था, इसी समय उग्रवाद की बातें आगे चल रही थी। अब 1897 में कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। 1897 में कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह हो गया।
कांग्रेस के अंदर ही लोग कांग्रेस को बुरा भला कहने लगे। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा यह कुछ नहीं है, यह 3 दिन का तमाशा है। यह भी सवाल आ चुका है, किसने कहा कांग्रेस को कि 3 दिन का तमाशा है? 3 दिन तमाशा। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस का कुछ नहीं है, अश्विनी कुमार दत्त, कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ 3 दिन का तमाशा है कि 3 दिन इकट्ठा हो जाओ, अपनी बातचीत करो। और उन्होंने 1887 कहां कहा था ये? 1897 का अमरावती अधिवेशन, 1897 के अमरावती अधिवेशन में कहा ये कुछ नहीं है, यह 3 दिन का तमाशा है, यहां और कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस के अंदर ही विरोधी स्वर आरंभ हो चुके थे और कांग्रेस के अंदर ही यह बात शुरू हो गई थी कि कांग्रेस को कैसे सुधारा जाए। और 1893 में जो पंजाब के कांग्रेस प्रतिनिधि थे वह संविधान सभा को बनाने पर बल देने लग गए। 1893 में ही संविधान सभा को बनाने में जोर देने लगे। दे आर स्टार्टेड एम्फेसाइजिंग दैट कि संविधान सभा को बनाया जाना चाहिए। तो 1893 से ही इसकी बात आरंभ हो गई। अब यहीं से तिलक का आरंभ होता है। तिलक के बाद हम लोगों ने बात पहले कर ली है कि शिवाजी उत्सव मनाया, उन्होंने नो टैक्स कैंपेन चलाया, उन्होंने सूती कपड़े पर जो टैक्स लगाया उसका विरोध करना शुरू किया, जन आंदोलन की बात शुरू की, और जो चापेकर बंधुओं ने बात की जो तिलक ने राजद्रोह किया। यह आपका हो गया अप टू 1905। एक हमारे पास एक मान्यता है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की उपलब्धियां कुछ नहीं थीं। यह मान्यता एकदम गलत है। उस मान्यता को तोड़ने के लिए मैंने प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की उपलब्धियां, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की उपलब्धियां, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, वो अर्ली नेशनलिस्ट कोई ऐसे लोग नहीं थे, कोई बिके हुए लोग थे। अगर हम प्रारंभिक कांग्रेस के चरणों का अगर हम एक मूल्यांकन करें कि जो कांग्रेस हम थोड़ा से इवेल्युएट करते हैं कि जो कांग्रेस का आरंभिक चरण था उसका मूल्यांकन किस तरह कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। Let me analyze on the basis of the lecture I have just given. सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, उसके लिए अगर देखें तो कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन थी। उसके लिए आप पहला इस्तेमाल क्या करेंगे? 1885 से 1890 के कांग्रेस अध्यक्ष की लिस्ट, अभी मैंने आपको लिस्ट दे दी है। उसमें कौन कौन थे? अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मुसलमानों से अपील की गई, कांग्रेस में आप शामिल हुए। जो भारतीय काउंसिल अधिनियम पारित हुए, जो एक्ट पारित हुए, उसमें इनका दबाव निश्चित रूप से रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से जो एक्ट पास हुए, जो 1892 का एक्ट पास हुआ, उस एक्ट को अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असर दिखता है कि उन्होंने निश्चित रूप से उसमें फर्क लाने की कोशिश की। तो एक आपने इस्टेब्लिश किया कि जो ये शुरू के लोग थे, जो लोग देशभक्त थे, यह लोग कोशिश करते थे, इन्होंने जो एक फाउंडेशन बनाया, इस फाउंडेशन पर हमारा आंदोलन विकसित हुआ। लेकिन इनमें कमियां भी थी। कमियां क्या थीं? इनकी अपनी सीमाएं थीं। यह जनता के बीच नहीं जाते थे, यह बड़े लोग थे, यह काउंसिलों तक सीमित थे। जो कांग्रेस का आरंभिक ढांचा था वो किसका था? एलीट क्लास का था, पत्रकारों का था, एजुकेटेड लोगों का था, रिफॉर्मिस्ट का था, एडवोकेट्स का था, वकीलों का था, डॉक्टरों का था। ये जनता से जुड़ने की बात नहीं करते थे, ये नरमपंथी थे, इनमें हिंदुत्व था। 1892 से
1909 के बीच का अगर हम कांग्रेस का एक खाका देखें कि इसमें कौन कौन शामिल हुआ, तो इसके शामिल होने में 90% हिंदू थे। 90% शामिल होने वालों में हिंदू हुआ करते थे और इनके अनेक सदस्य जो है अनटचेबिलिटी में यकीन रखते थे, अनटचेबिलिटी में बिलीफ रखते थे। इनके बहुत से सदस्य थे जो अनटचेबिलिटी में बिलीव करते थे। अनटचेबिलिटी में बिलीव करने वाला व्यक्ति कैसे आम जनता तक पहुंच सकता है। ये गोरक्षा आंदोलन चलाया करते थे और मुसलमानों की सहभागिता का मैंने दिया कि वो उसमें अभाव था। यह आम जनता से जुड़ नहीं पाते थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं कर पाते थे और ब्रिटिश सरकार की सदाशयता में यकीन था। लेकिन फिर भी इनकी उपलब्धियां थीं। इन्होंने जनता को जगाया, ये जनता के बीच गए, जनता को जगाया। अपने कामों से इन्होंने जनता को ये बताने की कोशिश की। एक जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद विकसित हुआ, उस प्रारंभिक राष्ट्रवाद से देश के अंदर एक चेतना का विकास हुआ। मेरे ख्याल से इट्स इनफ फॉर द डे। कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछिए। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आज थोड़ा मैं फास्ट चला, चूँकि सिलेबस पूरा करना भी जरूरी है, तो इसलिए उतना स्लो आज मैंने लेक्चर नहीं लिया जितना स्लो अक्सर लिया करता था। दूसरा, मैं आपसे अपील कर चुका हूं, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि यह सारा मैंने अपने YouTube पर पढ़ाया हुआ है। अगर आप पढ़ के आएंगे तो अपने को विश्लेषण करने में आसानी होगी। कोई भी सवाल आपका अगर प्रारंभिक राष्ट्रवाद पे आएगा तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है कि आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स का भी सवाल मोर और लेस आपका हो जाएगा। कोई सवाल छूटेगा इसकी संभावना मुझे ज़्यादा नहीं दिखती हैं। अगर दिखेगी तो मैं ज़रूर हैंडल करूँगा। कोई सवाल आपका हो तो आप ज़रूर पूछिए। आई विल हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ द क्वेरी रेज बाय यू। कोई सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं है? आप लोग, मैं हर बार कहता हूं, आप लोग इस लेक्चर को ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। मैं बहुत रिसर्च करके पढ़ाता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपकी कोई क्लास कैजुअल नहीं लेता हूं। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि कितना सवाल आपके प्रीलिम्स में, मेंस में आ सकता है, कौन सी आपकी प्रॉब्लम की एरिया है भी मुझे समझ आती है। चूँकि एक एस्पायरेंट की जो प्रॉब्लम की एरिया है उसका मुझे हल्का फुल्का अंदाज है कि क्या क्या आपकी समस्या हो सकती है, किस तरह से चीज़ों में डिफ्रेंशिएट क्या है। अगर हम थोड़ा से 2 मिनट बात करें कि सिविल सेवा के सवालों के गलत क्यों होते हैं, आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है। जो नया एस्पायरेंट आता है उसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है। कैसा नहीं आता है? अब तिलक की पहली गिरफ्तारी बनाम दूसरी गिरफ्तारी, तिलक 2 बार गिरफ्तार हुए। दोनों बार के गिरफ्तार होने के पीछे कारण क्या थे? तिलक ने 2 महोत्सव चलाए, शिवाजी चलाया, गणपति चलाया। दोनों के पीछे लक्ष्य में फर्क क्या था? शिवाजी का ट्रायल और गांधी जी के ट्रायल में कंपैरिजन क्या थे? आरंभिक राष्ट्रवाद के समय में जब नरमपंथी तेवर मजबूत था, तेज था, उस समय उग्रवाद कैसे विकसित हो रहा था? कैसे रैंड की हत्या में तिलक को शामिल कर दिया गया? अगर आप इस चीज को नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा ब्रिटिश ने लिंक किया कि इस कारण आपने भावनाएं भड़काई, रैंड की हत्या हो गई। अफजल खां और शिवाजी वाला मुद्दा है। जैसे मैंने 4-5 प्रेस के नाम लिए, उन प्रेस ने क्या किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले पत्रकार थे जिनको की सजा दी गई। उसके पीछे शालिग्राम की मूर्ति का मामला था। जस्टिस नॉरिस उसमें थे। बाद में जब तिलक आए, जस्टिस उसमें स्ट्रेची थे। वो वहाँ पर एक जूरी चली। जूरी में 6 यूरोपियंस थे, 3 इंडियन थे। ये सारा जो फर्क है वह नया एस्पायरेंट नहीं कर पाता है। मैं भी आपके एज में रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विच द न्यू एस्पायरेंट हैज़ विच आई वॉज हैविंग। अपना जो आपको पढ़ाने का सारा लक्ष्य है, उसका कारण क्या है कि जिन समस्याओं को लेकर हम संघर्ष किए थे, उन समस्याओं से आपको निजात मिले, आपको समस्या ना आए।
कल हम लोग 1905 से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आगे का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो थोड़ा से ज़्यादा टाइम लेगा। 1939 टू 1947 यूट्यूब पे ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं थर्सडे फ्राइडे में आपका 1939 से 47 तक का क्वेश्चन आंसर करूंगा और उसके साथ साथ मैं 1927 टू 20 से 39 स्टार्ट करूंगा और आपको 27 यहाँ करूंगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 8 टू 10 डेज में आपका मॉडर्न इंडिया हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बाई 30 सितंबर आपका कोर्स हो जाएगा। कोई सवाल हो आप लोग जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। आप लोग अपने कमेंट को जरूर लिखिए, लोगों से शेयर करिए, लोगों को बताइए। जो अपना एक अभियान चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफलता दिलाने का, उसमें लोगों को और शरीक करिए। मैं एक चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ कि हमारा कॉमर्शियल कोचिंग्स के खिलाफ एक अभियान है। आप करंट अफेयर्स 1 साल का पढ़ने की कोशिश करिए। सवाल अच्छा है, करंट अफेयर्स कितने मंथ का होना चाहिए, 1 साल का पढ़ें। हम लोग कॉमर्शियल कोचिंग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, चूँकि लोग पढ़ाते नहीं हैं, पैसा बहुत मांगते हैं, तो हम लोग एक चैरिटेबल वेंचर नहीं चला रहे हैं, हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। आवर यूएसपी इज नॉट ए फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग, नो, आवर यूएसपी इज द क्वालिटी टीचिंग। कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, मगर मैं क्वालिटी टीचिंग दे रहा हूँ। पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वीना सिंह क्या तिलक और गांधी का कोई वैचारिक मतभेद था? ये टॉपिक आएगा जब मैं गांधी का ट्रायल लेके आऊँगा, तो मैं गांधी, तिलक, अम्बेडकर, नेहरू सबको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा निश्चित रूप से। हाँ तनु, इलाहाबाद डायरी बस जल्दी शुरू करूँगा, इसमें व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेरी सून आई विल स्टार्ट अगेन राइटिंग इलाहाबाद डायरी। आप लोग इलाहाबाद डायरी सब लोग जरूर पढ़िए। उसका रीज़न क्या है कि जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं उनको लिखने का एक आइडिया भी आएगा कि कैसे लिखा जाता है, कैसे शब्दों का चयन होता है। तो इलाहाबाद डायरी, आप इलाहाबाद डायरी एक फेसबुक पेज है, आप लोग उस पर जाइए, उस पर इलाहाबाद डायरी के बहुत से अंक लिखे हुए हैं, आप लोग उसको पढ़िए, आपको लिखने का भी आइडिया उसमें होगा। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन।